सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की सरगोदा में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर पोर्न वेबसाइट को फरोख्त करते थे। मुल्जिमान बच्चों के वालिदैन को ब्लैकमेल भी करते थे। आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की सरगोदा में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाकर पोर्न वेबसाइट को फरोख्त करते थे। मुल्जिमान बच्चों के वालिदैन को ब्लैकमेल भी करते थे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमान के कब्जे से मुतअद्दिद बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोज़ जो हैं वो भी बरामद कर ली गई हैं। ज़राए का यही कहना है कि मुल्जिमान ना सिर्फ बच्चों की वीडियोज़ जो है वो बनाते और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, बल्कि बच्चों और अहले खाना को हरासा और ब्लैकमेल भी किया जाता था। अरशद अली रिजवी सर्कल इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछेंगे। अरशद साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा घिनौना जुर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, इस हवाले से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से तफ्तीश का जो है वो जारी है और अभी तक क्या इंकशाफात सामने आए? अच्छा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई थी कि सरगोदा में एक इलाके के अंदर एक शख्स है जो कि बच्चों को बदफेली पे उकसाता है, उनको अपने घर में बुलाता है, घर में बुला के एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ बदफेली पे उकसाता है और फिर उनकी वीडियोस बनाता है। जब वो वीडियोस बन जाती हैं फिर वो दिखा के तो उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को जो है वो ब्लैकमेल करता है, हरासा करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को वीडियो जो है वो सेंड करता है। और ये वबा जो है वो इलाके में फैलती जा रही है और बच्चे जो हैं इस चीज़ से ख़राब होते जा रहे हैं। जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, हमारे पास कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई, तो फिर हमने इसके ऊपर प्रॉपर काम करने के बाद रेड किया और रेड करके एक अबैदुर्रहमान है ये जो कि मेन इस सारी एक्टिविटी में मुलव्वस है, जो बच्चों को घर में बुला के तो ये सारी एक्टिविटी करवाते थे, बच्चों से एक दूसरे के साथ बदफेली करवाते थे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि अभी तक जो है इनके कब्ज़े से कितनी वीडियोस जो हैं वो तकरीबन बरामद हो चुकी हैं और क्या मज़ीद भी कुछ बच्चों से भी रब्ता किया गया है, बच्चों के वालिदैन से भी, जो इनकी तरफ से ब्लैकमेल किए गए? जी, तकरीबन 2-3 वीडियोस जो हैं वो तो इनके मोबाइल से रिकवर हो चुकी हैं। मज़ीद भी इनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियोस हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करवा रहे हैं और हमने कुछ बच्चों की स्टेटमेंट ली है, मज़ीद की जो है वो ले रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, अब बच्चों की स्टेटमेंट जो है वो भी ली गई है साइबर क्राइम की जानिब से। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो रिमांड हासिल कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है कि मुल्जिमान की जानिब से कितने बच्चों की जो है वो मज़ीद वीडियोज़ बनाई गई। अभी तक जो वीडियोज़ रिकवर की गई उसके साथ साथ मज़ीद जो मोबाइल डाटा है, दीगर कंप्यूटर डाटा है, उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया वकास बेग। आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करें कि 5 मिनट स्कूल लेट क्यों आए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मर्जीपुरा में बच्चे का लेट आना जुर्म बन गया। सिक्योरिटी गार्ड ने 5 मिनट लेट होने पर चौथी क्लास के बच्चे को वॉशरूम साफ करने पर लगा दिया। रोजे की हालत में सफाई करने से बच्चे की हालत गैर हो गई, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल ले जाना पड़ा। आपको बताते चले 5 मिनट स्कूल लेट क्यों हुए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मर्जीपुरा में बच्चे का लेट आना जुर्म बन गया। सिक्योरिटी गार्ड ने 5 मिनट लेट होने पर चौथी क्लास के बच्चे को वॉशरूम साफ करने पर लगा दिया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारों में बच्चों से किसी भी किस्म का काम लेने पर पाबंदी आयद है, लेकिन फैसलाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मर्जीपुरा में 5 मिनट लेट आने पर बच्चे को वॉशरूम की सफाई पर लगवा दिया गया। बच्चे की तरफ से मिन्नत समाजत की गई कि वो रोजे से है, उससे सफाई ना करवाई जाए, लेकिन जो चौकीदार था उसकी तरफ से कहा गया कि बच्चे को सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो लेट पहुंचा है, इसके यही उसकी सजा है। जिस पर बच्चे ने जब सफाई शुरू की तो उसकी हालत खराब हुई, उसको उल्टियां आना शुरू हो गई, जिसके बाद उसको करीबी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद ले जाया गया। वहां पर उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद को दी गई, जिस पर वालिदैन की तरफ से सिविल एजुकेशन से मुतालबा किया गया है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए कि बच्चे की तरफ से रिक्वेस्ट भी की गई कि वो रोजे की हालत में था, उससे सफाई ना करवाई जाए, लेकिन स्कूल के अमले की तरफ से उससे सफाई करवाई गई, जिसके बाद उसकी हालत खराब हुई और उसको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। जी जहांगीर अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 4 सालों में रेस्क्यू 1122 के मंसूबे मुकम्मल ना किए जा सके। सिटी 41 ने रेस्क्यू 1122 की स्कीमों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 2018 से 2022 तक रेस्क्यू 1122 के मंसूबे भी तकमील तक ना पहुंच सके। समुद्री, चक झुमरा, डिस्कोट और फैसलाबाद में रेस्क्यू इमारतों की तामीर और मुरम्मत के काम अधूरे रह गए। समुद्री में रेस्क्यू 1122 की तामीर और 9 का मंसूबा 3 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था। चक झुमरा में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से मुकम्मल होना था। महकमा बिल्डिंग मंसूबों की तामीर 9 का काम बर वक्त मुकम्मल ना कर सका।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ 4 سالوں میں ریسکیو 1122 کے منصوبے مکمل نہ کیے جا سکے. سٹی 41 نے ریسکیو 1122 کی اسکیموں کا ریکارڈ حاصل کر لیا. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، محکمہ بلڈنگ فیصل آباد 2018 سے 2022 تک ریسکیو 1122 کے منصوبوں کی بروقت تکمیل مکمل نہ کر سکا. فیصل آباد کے علاقہ سمندری، چک جمرہ، اسکوٹ اور فیصل آباد میں ریسکیو عمارتوں کی تعمیر و مرمت مقصد کے کام جو ہے وہ 4 سالوں میں ادھورے رہتے ہیں. ریسکیو 1122 کا منصوبہ لاگت سے مکمل ہونا تھا. چک جمرہ میں 1 کروڑ 75 لاکھ اور اسی طرح ڈسکوٹ میں 2 کروڑ 96 لاکھ کی لاگت سے ریسکیو کی بلڈنگ کی تعمیر و مرمت کا کام ہونا تھا. جبکہ فیصل آباد میں ریسکیو 1122 کی بلڈنگ کی باؤنڈری وال اور سیکورٹی چیک پوسٹ کے لیے 50 لاکھ سے زائد کے فنڈ رکھے گئے تھے. ڈی جی ریسکیو کی جانب سے ان چاروں ریسکیو دفاتر کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن تاحال محکمہ بلڈنگ کے منصوبوں کی تعمیر و مرمت میں بروقت جو ہے وہ مکمل نہ کر سکا. منصوبوں کے لیے بروقت فنڈ تو جاری کیے گئے، لیکن یہ تمام منصوبے اے ڈی پی اسکیم کے تحت مکمل نہ کر سکے، جس حوالے سے 4 سالوں میں جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی تعمیر و مرمت کے منصوبے جو مکمل نہ کر سکے. ان تمام ریسکیو جو دفاتر کی تعمیر و مرمت کا کام ہے وہ سٹی 41 نے حاصل کیا ہے، جس کے مطابق ان اے ڈی پی اسکیم کے تحت کسی بھی جو ہے وہ ڈسپورٹ، چک جمرہ اور فیصل آباد میں جو فنڈ جاری کیے گئے جو بر وقت لگائے نہ جا سکے اور نہ ہی منصوبوں کا کام ابھی تک مکمل کیا جا سکا ہے. جی بہت شکریہ عمران اسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رمضان نگر کے مکین قبضہ مافیا اور تھانہ صدر پولیس کے خلاف سراپا احتجاج. مظاہرین کی روڈ بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا ہے قبضہ مافیا نے زمین ہتھیانے کی کئی بار کوشش کی. صدر پولیس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. ڈی ایس پی سول لائنز کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رمضان نگر کے مکین قبضہ مافیا اور تھانہ صدر پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. مظاہرین کی روڈ بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی. مظاہرین کا کہنا ہے قبضہ مافیا نے زمین ہتھیانے کی کئی بار کوشش کی. صدر پولیس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. ڈی ایس پی سول لائن کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں نجی کمپنی انتظامیہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت کام کرنے والے درجنوں ملازمین 4 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں. ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ملازمین نے حکومت سے تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندے سٹی 41 عبد القدیر سے. جی عبد آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب اور نجی کمپنی RR کے درمیان آپسی تعلقات خراب ہوئے تو ملازمین جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت کام کرنے والے ملازمین عرصہ دراز سے تنخواہوں سے محروم ہیں. 4 ماہ گزر جانے کے باوجود دیکھا جائے تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے انسینیٹر میں انفیکشن کنٹرول پروگرام کے جو ملازمین ہیں وہ جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. اور بارہا دفعہ ملازمین کی جانب سے اعلیٰ حکام کو اس بارے آگاہ بھی کیا گیا، لیکن نہ تو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور نہ ہی نجی کمپنی جو ہے وہ ان ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے، جس کے باعث رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور راشن کی خریداری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے ملازمین کی جیبیں جو ہے وہ خالی نظر آ رہی ہیں اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. ملازمین کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جلد سے جلد ان کو نجی کمپنی جو ہے وہ RR اپنی تنخواہیں ادا کرے تاکہ وہ اپنا گزر بسر اور اپنے فرائض منصبی بہتر طریقے سے سر انجام دے. شکریہ عبد القدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی بلدیاتی انتخابات 9 جون کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدواروں کے لیے ہدایات جاری کر دیں. ضلع کونسل ہال سے امیدوار فارم وصول کریں گے. ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے شیڈول جاری کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی بلدیاتی انتخابات 9 جون کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدواروں کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. ضلع کونسل ہال سے امیدوار فارم وصول کریں گے. ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی بلدیاتی انتخابات 9 جون کو ہوں گے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بلدیاتی انتخابات 9 جون کو ہوں گے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام تر انتظامات کو مکمل کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو تعینات بھی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جو ضلع کونسل ہے وہاں پر باقاعدہ ایک دفتر قائم کیا گیا ہے جہاں پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ اسسٹنٹ آفیسر ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں گے اور درخواستیں یہاں پر وصول کی جائیں گی۔ تاہم درخواستوں کا اجرا جو ہے حوالے سے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تمام تر میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدوار جو ہیں وہ ضلع کونسل سے اب درخواستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق 25 اپریل تک جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی اور 26 کو ان تمام تر امیدواروں کی لسٹیں جو ہیں وہ ضلع کونسل کے دفتر میں ہی آویزاں کی جائیں گی، جبکہ جو امیدوار میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑیں گے ان کو جو نشانات ہیں وہ 20 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمشنر نے جو ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ افسران کو جو ہدایات جاری کی ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے کہ تمام تر انتظامات کو مکمل کیا جائے، پیپر ورکس جو ہے وہ مکمل کر لی جائیں، جبکہ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ 9 جون کو ہوگا، جبکہ حتمی جو نتیجہ ہے اس کا اعلان 14 جون کو کیا جائے گا۔ تاہم ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی بلدیاتی انتخابات 9 جون کو ہوں گے۔ بہت شکریہ مبشر حسن، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور وفاق میں حکومتیں تبدیل، فیصل آباد کے لیگی رہنماؤں نے بہتر حالات کی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوامی مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ پنجاب اور وفاق میں حکومتیں تبدیل، فیصل آباد کے لیگی رہنماؤں نے بہتر حالات کی امیدیں وابستہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوامی مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب اور وفاق میں حکومتیں تبدیل، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں یہاں پر مرکز میں اور پنجاب میں حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں، مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ حکومت تبدیل ہو۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے، نون لیگ کی آ گئی ہے، تو اب نون لیگ کا کیا پلان ہوگا؟ لیگی رہنما سابق یو سی چیئرمین سید بلال شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ صاحب بتائیے گا کیا پلان ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے قائد جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، اور پنجاب کے لیے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے ہیں حمزہ شہباز شریف، دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو قائدانہ صلاحیات اور ایڈمنسٹریٹو صلاحیت میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے اور کوئی میچ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو تو انٹرنیشنلی بھی اون کیا جاتا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف جو لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں اور جو اگریسو سٹائل سے وہ کام کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹس جتنے بھی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور پراپر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کے لیے جو مطلب ان کی ایک صلاحیت ہے اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں اور کوئی میچ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میاں محمد شہباز شریف کے پاس کمان آ گئی ہے پاکستان کی، جس طرح انہوں نے پنجاب میں ایک بہتری کی تھی، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی وہ مزید انفراسٹرکچر وائز بھی، ایڈمنسٹریٹو وائز بھی، اور جو ہمارا سب سے بڑا سنگین مسئلہ اس مہنگائی کا جو پچھلی ناانصاف حکومت نے ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کافی حد تک کمی ہم دیکھ رہے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں اور اپنے قائد کو یہ ایڈوائس تو جی بہت شکریہ عبد الرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر حبیب بٹر مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کے عملے نے عمرے کے ٹکٹ تحفے اور پھولوں کے گلدستے سے رخصت کیا۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل ڈاکٹر حبیب بٹر بطور ایم ایس چلڈرن اسپتال آج مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں چلڈرن اسپتال انتظامیہ سے باقاعدہ طور پہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہیں تحفے تحائف دیے گئے، پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے، اور عمرے کا جو ٹکٹ تھا وہ بھی ان کے اعزاز میں دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حبیب بٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ صاحب بتائیں اپنے دور میں آپ نے کتنے کام کروائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیں جی عزادار صاحب، آپ جب سے میں ادھر آیا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ہی رہے ہیں، ان کی ٹیم بڑے میرے انہوں نے ساتھ دیا ہے ہر جگہ پہ۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے جب آیا تو اس وقت ہمارے وینٹیلیٹرز بند پڑے ہوئے تھے، میں نے سارے کے سارے وینٹیلیٹرز چلوائے۔ ہماری نرسری بند پڑی ہوئی تھی، اس میں جو نرسری کے جو نیو نیٹولوجی کے وینٹیلیٹرز وہ بند پڑے ہوئے تھے، وہ آ کے چلوائے سارے۔ سی ٹی اسکین جو تھی ہماری مشین اس کو فنکشنل کروایا تاکہ پراپرلی 3 ٹائمز اے ڈے وہ چلے۔ پہلے صرف مارننگ پہ چلتی تھی، 2 سی ٹی اسکین ہوتے تھے، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اب تو 50-100 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔
इसी तरह से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लैब की जो है वो जिधर मशीनें ख़राब थी उनको नया लिया गया। उसके बाद हमारा जो थिएटर्स हमने आई थिएटर लैदा किया, न्यूरो सर्जरी का थिएटर लैदा किया, आर्थो का थिएटर लैदा किया, जनरल थिएटर लैदा किए। यानी ये हमारी ये सिर्फ ये डोनेशन के साथ फिलंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके हमने कुछ किया सारा। उसके बाद एंजियोग्राफी मशीन बच्चों की वो मुझे वो एक दिन पता चला कि हमारे बच्चे यहाँ से जाके तो लाहौर जाते हैं या मुल्तान जाते हैं क्लियर कराने के लिए जो दिल के सुराख है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने एंजियोग्राफी मशीन अरेंज की, उसका पूरा स्वीट बनाया, ज़बरदस्त है, आपने वो देखा हुआ है। एंड ये डायलिसिस हमारे बच्चे जो लाहौर जाते थे, बड़ा लोगों के लिए प्रॉब्लम था, डायलिसिस मशीनें वो डॉक्टर खुरम तारक हैं मेरे दोस्त और इमरान साहब, उन्होंने दोनों ने मिल के तो ये 4 डायलिसिस मशीनें जो बच्चों की हैं, अब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को लाहौर नहीं जाना पड़ता। मुसाफिर खाना नहीं था, सैलानी का खाने का नहीं था इंतज़ाम, सैलानी का खाने का इंतज़ाम करा, डॉक्टर्स के लिए लहदा उसमें कैफेटेरिया को लहदा किया डॉक्टर्स के लिए। तो ये सारे जो है उसके बाद एंडोस्कोपी मशीन जो उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद उनके स्वीट्स थे, ये ऑडिटोरियम था, ये सारा ये जो है ये बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि नए वज़ीर आला के इंतखाब पर फैसलाबाद के कारोबारी अफराद की जानिब से भी उम्मीद जाहिर कर दी गई है। ताजिर और सनतकारों की जानिब से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करते साजगार माहौल आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साबिक सदर राव सिकंदर की सिटी 41 से गुफ्तगू हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नए वज़ीर आला के इंतखाब पर फैसलाबाद के कारोबारी अफराद की जानिब से भी उम्मीद जाहिर की गई है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं जी बिलाल डोगर, तफसीलात बताइए। दिया जा रहा ट्रेडर्स इस हवाले से फैसलाबाद के जो हैं वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन इस अदम ऐसे काम से पहले भी नुकसान हो चुका है, आने वाले दिन किस हद तक होंगे। ट्रेडर्स कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर और मारूफ ताजर रहनुमा राना सिकंदर आज़म खान साहब, जबकि मियां अब्दुल वहीद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर है वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब कैसे देख रहे हैं हमजा शहबाज इंतखाब हो चुका है 197 वोट के साथ, लेकिन गवर्नर हलफ नहीं दे रहे, गवर्नर को सैक कर दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। आपका समझते हैं ये सियासी सूरत हाल कैसी है और कितनी उम्मीदें ट्रेडर्स को हैं शहबाज शरीफ के बेटे के साथ? देखें डॉक्टर साहब, एक बात है कि ये जो फैमिली है वो ख़ुद बिजनेसमैन फैमिली है, तो वो बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को, उसकी ऊंच नीच को समझते हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनसे बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो 3.5 साल इन्होंने खुद प्रोपेगेंडा किया कि ये महंगाई बिला वजह है और इससे सब लोग पिस रहे हैं और कारोबारी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, तो अब उसका जवाब इन्होंने खुद देना है। अब देखें घी 500 रुपये किलो है, उसे 200 पे लेके आएँ, अगर पेट्रोल 150 है उसे 80 रुपये पे लेके आएँ, तो फिर हम कहेंगे ना जी कि ये जो उन्होंने आर्टिफिशियल महंगाई की थी और उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से सूबे ने या पाकिस्तान ने सफ़र किया है पाकिस्तानियों ने, तो उसको आसानियाँ किस तरह पैदा करना है। अगर आपने उसी को स्टेटस को बरकरार रखना है बल्कि आपने महंगाई को बढ़ाना है। अभी देखें 5 रुपये यूनिट उन्होंने कम किया था रेट और इन्होंने बिजली का रेट 4 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिया है। तो ये जो खुला तजाद है ना जी इनकी बातों में, इससे बात नहीं बनेगी। लोग इतने कम अकल और ना समझ नहीं है कि वो आपकी बात को ना समझ सके। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोगों को लॉलीपॉप ज़रूर दें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली कोई लोगों के लिए काम ना किया तो आप देखें फिर लोग आपको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब्दुल वहीद साहब, आप कैसे देखते हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब मुंतखब हो चुके हैं, कितनी उम्मीद है कि ये पंजाब को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे? कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, हॉस्पिटल और तालीमी इदारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ फजील साहब कि ये जो चेंज आई है, बिलाखिर जब लोग तंग आ जाते हैं तो फिर तंग आमद बजंग आमद, इस हिसाब से सारे इत्तेहादी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुतहदा पोजीशन बना के चेंज ले आए। तो अब चाहिए जमहूरियत जो है ना उसको पनपने दिया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। आपने देखा होगा कौमी असम्बली में भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हुए, सूबाई असम्बली में भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हुए। तो ये जो है ये अब सिस्टम को बहाल करने या किसी को मौका देने के ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब की हुकूमत 4 साल के करीब रही है, ये महंगाई से महंगाई तर होती जा रही है। तो अब हमजा शहबाज आए हैं पंजाब में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर है और वो अच्छी मैनेजमेंट करना जानता है। अच्छी मैनेजमेंट करना जानता है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। लोगों की उम्मीदें ये हैं, लेकिन राना सिकंदर ने कहा कि उम्मीदें हैं अच्छा कर लेंगे लेकिन टफ टाइम ज़रूर है, जो कि मियाँ अब्दुल वहीद ने कहा कि इनसे उम्मीद है बेहतरी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे हैं, उन्हें मामला
शुक्रिया बिलाल डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मारूफ बिजनेसमैन SM मुनीर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री आमद। ताजरों से मुलाकात की। SM मुनीर ने फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में सरपरस्त आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मारूफ बिजनेसमैन SM मुनीर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आमद। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में आज SM मुनीर जो कि मरूफ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है और जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, छोटे ताजर हैं, उनसे मुलाकात की है और ख़ास तौर पर स्मॉल चैम्बर के अंदर जो भी बिज़नेस कम्युनिटी रजिस्टर्ड है उनके साथ मुलाकात का मकसद यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके साथ बिज़नेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो SM मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आज के विज़िट के हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आज के फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के विज़िट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है आज ज़फ़र इकबाल साहब ने मुझे आज मदऊ किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर के तमाम डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सबसे मुलाकात हो। बड़ी खुशी सारे अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मुझे बड़ा वेलकम किया है। मैं दुआ को अल्लाह ताला इस चैम्बर को बड़ी बरकत दे। ज़फ़र इकबाल साहब इतने मेहनती आदमी हैं, पिछले कई सालों से हमारे फेडरेशन में जो इलेक्शन होता है, स्मॉल ट्रेडर्स का जो इलेक्शन होता है, ज़फ़र इकबाल हर साल इलेक्शन जीते हैं। ज़्यादातर इनके बंदे अनपोज आते हैं। तकरीबन 11 हमारे स्मॉल चैम्बर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भी बन रहे हैं। तो इसके इंचार्ज हमारे ज़फ़र इकबाल साहब हैं। तो मैं बड़ी खुशी की आज इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे खुश आमदीद कहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने कामयाब को। अगले साल यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का जो इलेक्शन होगा FPCCI में, फेडरेशन में, अल्लाह ने चाहे तो बड़े ज़ोर से जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज की मुलाकात जो है वो खुशगवार रही है। तो सरपरस्त आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी मैं सब बताइएगा आज की मुलाकात का मकसद क्या था, क्या कहें। आज की मुलाकात का मकसद ये था कि SM मुनीर साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्री में आए। हमारे जो SME के मसाइल हैं, हमारे दोस्त आज सब हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और हमारा यही इनके साथ वो डिस्कशन की है हमने कि जो हमारे मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हुकूमत के साथ मिल के उनको हल कराया जाएगा। जी मसाइल को हल करवाया जाएगा। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब क्या कहेंगे आज की मुलाकात पर। जी देखें जी, हम पिछले 2 साल से मियां ज़फ़र साहब के साथ कराची जा रहे हैं UBG को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे लीडर जो मियां ज़फ़र इकबाल साहब हैं हमारी होलसेल क्लॉथ सेक्टर को चूँकि ये प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि जब UBG आए हमारे कपड़े के जो छोटे ताजरों के मसाइल हैं उनको हल करें और ऊपर तक इसकी आवाज़ जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं कि जितनी देर तक UBG नहीं आएगी हो सकता है हमारे कपड़े के मसाइल वो हल ना हो। तो हम जी बिल्कुल, कपड़े के मसाइल उनके हल के लिए भी आज की मीटिंग जो है सूदमंद रहेगी। सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड के, उनसे पूछते हैं। जी चौर साहब बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशान बात है कि हमारे भाई सब के भाई SM मुनीर भाई जान तशरीफ़ लाए हैं और हमारा तो ये फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे जितने भी मसाइल होते हैं ऊपर की सतह पर हम भाईजान को बताते हैं और ये उसको हल करवाते हैं। तो आज का इनका आना हमारे लिए मुबारक है और हमारे जो दोस्त हमारे मौजूद हैं सब, इनसे इनका मुलाकात हुई है और जो भी इंशाल्लाह मिल के चलने का पहले भी चल रहे हैं, मज़ीद चलेंगे और अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। जी बिल्कुल, मिलकर चल रहे हैं और आइंदा भी तमाम जो मसाइल हैं मिलकर उनके हल के लिए जो फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो बताएं कि फैसलाबाद फेस्को मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है। नई गाड़ी का ख्वाब फिर टूट गया। मुलाजमीन को गाड़ियाँ फराहम करने का एजेंडा लटक गया। स्केल 17 से 20 के अफसरान को नई गाड़ियाँ देने का एजेंडा पेश किया गया था। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नई गाड़ियाँ मिलने का जो है वो एक बार फिर फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंसूबा लटका दिया गया है। फेस्को के अफसरान स्केल जो है वो 17, 18, 19 और 20 को जो है वो नई गाड़ियाँ फराहम की जानी थी। इसी वाले से फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका प्रपोज़ल तैयार करके फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया कि जल्द अज जल्द जो है उसकी मंजूरी दी जाए ताकि स्केल 17, 18, 19 और 20 के जो अफसरान हैं उनको गाड़ियाँ फराहम की जा सके। मगर फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
डायरेक्टर्स की जानिब से एक बार फिर इस मामला को जो है वो लटका दिया गया है। फेस्को अफसरान का ये दरीना मुतालबा था कि जो है स्केल 17, 18, 19 और 20 को जो है वो जल्द अज जल्द गाड़ियाँ फराहम की जाएँ, मगर वो जो प्रपोज़ल है वो जो फेस्को ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा है उसको जो है वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से फिर एक बार जो है वो लटका दिया गया है और तमाम तर ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। फेस्को में बेशतर अफसरान जो हैं वो स्केल 17। शुक्रिया वैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में गंदम के सरकारी गोदामों के इर्द गिर्द खड़ा सीवरेज ज़दा पानी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र। इलाके में ताफुन फैलने लगा, शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी पर बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा फूड झंग ने गंदम ख़रीदारी का सिलसिला तो शुरू कर दिया, लेकिन गोदामों की जो सूरत हाल है उसको बेहतर नहीं किया जा सका। लाखों टन गंदम जो है वो स्टोर की जाएगी गोदामों में, लेकिन आप मेरे कब में देख सकते हैं कि जो महकमा फूड के गंदम स्टोरेज के लिए जो गोदाम हैं उनके अतराफ़ में सीवरेज का पानी जो है वो दलदल की सूरत अख्तियार कर चुका है और ये किसी भी वक्त ज़मीन को ख़राब कर सकता है। और इसके साथ जो गोदाम हैं उनमें जो है वो नमी का बायस बन के जितनी भी गंदम रखी है, जितनी भी स्टोर की गई है, उस गंदम को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस हवाले से महकमा फूड की जानिब से या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए और यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो मुसलसल जो शहरी इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर जमा हो रहा है, क्योंकि नकासे आप जो है वो इसी तरफ रखा गया है जो कि गोदामों के बिल्कुल करीब है। यहाँ से अगर इस दलदल को ज़्यादा पानी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को किसान कार्ड्स की फराहमी। ज़िला भर में 40,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड्स की फराहमी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से 1.5 लाख के करीब काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने के बाद किसान कार्ड की फराहमी के हवाले से भी इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा किसान कार्ड के हवाले से कितने काश्तकारों को जो है वो दिया जा चुका है और इस हवाले से मज़ीद इनको आगाही के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, ये बुनियादी तौर पर बेसिकली हुकूमत पंजाब का एक इकदाम था कि हमारे फार्मर जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए और इसमें हम छोटे बड़े दरमियाने हर किस्म के फार्मर की एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है क्योंकि पहले शुरू हो गया था, इस वक्त तक हमारे तकरीबन 1.25 लाख के करीब फार्मर जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर हैं, गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर था कि उन रजिस्टर्ड फार्मर को किसान कार्ड दिया जाए और किसान कार्ड के साथ वो HBL कनेक्ट अकाउंट जो है वो उनका खुलवाया जा रहा है और किसान कार्ड के ज़रिए जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काश्तकार के लिए इंसेंटिव्स हैं। शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबादियों के लिए अच्छी तफरीह। 5 रोज़ा सागा प्रीमियम लीग का कल से आगाज़ होगा। फ्लड लाइट लीग में टीमें तीन मैच खेलेंगी। पाकिस्तानी कौमी टीम के खिलाड़ी टीमों की नुमाइंदगी करेंगे। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें तफसीलात से। 5 रोज़ा सागा प्रीमियर लीग का आगाज़ जो है वो कल से हो रहा है और इसी हवाले से एक जायज़ा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, माह सयाम है, क्या मकसद है इस टूर्नामेंट का? रात के वक्त अच्छी तफरीह फराहम होगी? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये एक एंटरटेनमेंट का टाइम रात को भी हो सकता है और मेरा ख्याल है फैसलाबाद इसके लिए ये एक ख़ास मौका है और सैरी से पहले वो एक एंटरटेनमेंट ले लें तो रोज़ा मेरा ख्याल अच्छा जाएगा। सर ये बताइएगा, किस तरह के किस लेवल के प्लेयर्स जो हैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे और कितने ओवर्स पर ये होंगे? ये बेसिकली 10 ओवर्स का मैच होगा और इसमें जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल लेवल के प्लेयर्स होंगे। वो अपनी अपनी टीम्स को लाएंगे और उस तरह से अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे मैचेस होंगे बिटवीन दैम। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट है और अच्छे अच्छे इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि कोई टिकट ख़रीदना नहीं पड़ेगा और आप अपने कौमी खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे और उन्हें फैसलाबाद की इस इकबाल स्टेडियम में देख सकेंगे, क्योंकि ये 5 रोज़ा सागा प्रीमियर लीग का कल से आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।